Hello learners, in this video I am going to discuss the poem When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed, written by one of the greatest American poet Walt Whitman. तो पोएम के बैकग्राउंड पे जाने से पहले हम ऑथर की ब्रीफ बायोग्राफी देख लेते हैं. His full name was Walter Whitman. Walter Whitman was an American poet, essayist and journalist, a humanist. He was a humanist. वो मानवतावादी भी थे जो मानवतावाद को फॉलो करते थे, इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते थे. He was a part of the transition between transcendentalism and realism. ये ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म के बीच एक ब्रिज भी थे वॉल्ट विटमैन. ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन थे? जो ओवर सोल के बिलीवर थे, वन सुप्रीम सोल, वन रिलीजन, वन गॉड के फॉलोवर थे. क्यों? क्योंकि ये यूनिटी को मानते थे, एकता को मानते थे. अब यूनिटी कैसे आएगी? एक सुप्रीम सोल होगी, एक ओवर सोल होगी, उसको सारे ह्यूमन बीइंग, सारी ह्यूमैनिटी उसको फॉलो करेगी और इससे उनके बीच में क्या आएगी? एकता आएगी, यूनिटी आएगी. इसलिए ये वन सुप्रीम सोल, वन सुप्रीम गॉड के फॉलोवर थे. और ट्रांसेंडेंटलिज्म जो था ये अमेरिका का पहला इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में अमेरिका में एस्टैब्लिश हुआ था. और ये फिर इसके बाद रियलिज्म आया जो कि मिड 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक चला. तो विटमैन जो थे दोनों के बीच में ब्रिजिंग का काम कर रहे थे क्योंकि ये दोनों के फॉलोवर थे. ट्रांसेंडेंटलिज्म को भी फॉलो करते थे और बाद में फिर इन्होंने रियलिज्म को भी फॉलो किया. तो ट्रांसेंडेंटलिज्म सुपरनैचुरलिटी पे बात करते थे, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स डिपिक्ट करते थे अपने वर्क्स में. जबकि रियलिस्ट जो थे, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, रियलिज्म मीन्स जो रियलिटी को डिपिक्ट करते थे. सुपरनैचुरलिज्म से इनका कोई लेना देना नहीं था. जो लाइफ की रियलिटी है वो प्रेजेंट करते थे अपने वर्क्स में. ठीक है, तो ये जो थे दोनों के फॉलोवर थे. विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन अमेरिका. अमेरिकन पोइट्स जो थे उनके बीच में ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट माने जाते हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स. तो इन्होंने फ्री वर्ड्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, कॉइन नहीं किया, पर ये फिर भी फादर माने जाते हैं फ्री वर्ड्स के, क्योंकि इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत ही रिफाइनली, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने अपने वर्क्स में फ्री वर्ड्स यूज़ किया है. और ये जो पोएम है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम, ये भी फ्री वर्ड्स में ही लिखी गई है. ही वॉज बॉर्न ऑन May 31, 1819 इन वेस्ट हिल्स टाउन ऑफ हंटिंगटन, लॉन्ग आइसलैंड. तो इनका बर्थ कब हुआ था? May 31, 1819. हिज फादर वॉज वॉल्टर विटमैन. अब इनके फादर का नाम भी वॉल्टर विटमैन था, इनका नाम भी वॉल्टर विटमैन था. तो इनको बाद में निकनेम दे दिया गया वॉल्ट, ताकि इनको इनके फादर से अलग पहचाना जा सके. तब से इनका नाम हो गया वॉल्ट विटमैन. हिज मदर वॉज लुइसा वैन वेल्सा विटमैन. ये इनकी मदर थी. विटमैन वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, अ टीचर एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क. तो ये गवर्नमेंट क्लर्क रह चुके हैं, एक टीचर रह चुके, जर्नलिस्ट रह चुके हैं. एंड एट द एज ऑफ 11 ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू वर्क. एंड ही वॉज द सेकेंड सन अमंग 9 चिल्ड्रन. 9 चिल्ड्रन के बीच में ये सेकेंड सन थे इनके, अपने पेरेंट्स के. विटमैन्स मेजर वर्क इज लीव्स ऑफ ग्रास. ये इनका सबसे मेजर वर्क था, लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में पहली बार पब्लिश हुआ था. और ये इन्होंने अपने ही पैसे से पब्लिश किया था ये वर्क. हिज अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर फ्रैंकलिन इवांस. ये इनकी फर्स्ट नॉवेल है और यही एक नॉवेल है जो उन्होंने लिखी थी. इसके बाद उन्होंने कुछ क्रिटिकल वर्क्स लिखे, एसेज लिखे एंड पोएम्स तो इन्होंने लिखी है. द हाफ ब्रीड, अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है. लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल, सीरियली पब्लिश्ड हुआ था इन 1852. लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1819 में इन्होंने लिखना शुरू किया था. लीव्स ऑफ ग्रास में जो पोएम्स थी इन्होंने 1819 में लिखना शुरू किया था और 1855 में ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था. इसके बाद ये इसके और भी एडिशंस पब्लिश होते रहे और 7 एडिशंस पब्लिश किया इन्होंने 1891 से 92 के बीच में. लगभग 7 एडिशंस इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास के पब्लिश किए थे. मेनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क था, 1858 में पब्लिश हुआ था. ड्रम टैप्स इनकी पोएम का कलेक्शन था. जब इसका सीक्वल पब्लिश हुआ 1865 में, एक और सीक्वल पब्लिश हुआ, तब इसमें 2 पोएम्स इन्होंने ऐड की थी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम एंड ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो कि दोनों ही पोएम्स जो हैं एलिजीज हैं, जो अब्राहम लिंकन, जो कि
अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ पे लिखी गई थी, तो ये इन्होंने ऐड किया था सीक्वल में और 1865 में पब्लिश हुई थी ये पोएम, इसी एडिशन में पब्लिश हुई थी ड्रम टैप्स में। डेमोक्रेटिक विस्टस ये इंपॉर्टेंट वर्क था, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर एंड स्पेसिमेन डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका जो कि 1882 में पब्लिश हुआ था। तो चलिए पोएम पे बात करते हैं। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड इज अ लिरिक पोएम इन द फॉर्म ऑफ एन एलिजी लेमेंटिंग द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो ये जो है एक लिरिक पोएम है जो कि एलिजी में लिखी गई है। एलिजी क्या होती है? एलिजी इज अ डेथ सॉन्ग विच रिटन टू कमेमोरेट और लेमेंट द डेथ ऑफ समवन। तो यहाँ पे किसकी डेथ को कमेमोरेट किया है वॉल्ट विटमैन ने? अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। वॉल्ट विटमैन रोट इट इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा है इन्होंने। फ्री वर्स कैसा फॉर्म होता है? अ पोएट्री विदाउट अ मेट्रिकल पैटर्न, मतलब कोई राइम स्कीम नहीं होती, कोई मीटर नहीं होता, कोई रिदम नहीं होता। विदाउट रिदम विदाउट मीटर जो पोएम्स लिखी जाती, नाम से ही समझ में आ रहा, फ्री वर्स मतलब फ्री होती है, कोई पैटर्न नहीं होता, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। वन लाइन में बी शॉर्ट कंटेनिंग ओनली 7 syllables, अनदर में बी लॉन्ग, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई शॉर्ट हो सकती है, कोई लॉन्ग हो सकती है, तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। तो फ्री वर्स में इन्होंने ये पोएम लिखी। द पोएम एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिजी दैट इज पैस्टरल एलिजी। तो ये एलिजी है, किस टाइप की एलिजी है? पैस्टरल एलिजी है। पैस्टरल मीन्स रिलेटेड टू रूरल इमेजरीज। तो इस वर्क में, इस पोएम में इन्होंने रूरल इमेजेस को इंक्लूड किया है। इन्होंने रूरल रूरल मीन्स विलेज का कि जो इमेजरी है वो इस वर्क में इन्होंने, इस पोएम में इन्होंने दिखाया है। वो पोएम में हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Gibson Brothers, a Washington company, published When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed in 1865 in a volume that contained another Whitman's poem sequel to Drum Taps. तो Drum Taps already 1865 में पब्लिश हो चुका था। जब इसका सीक्वल पब्लिश हुआ था, गिब्सन ब्रदर्स ने पब्लिश किया था। सीक्वल जब ड्रम टैप्स का पब्लिश हुआ था उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी और इसके साथ ओ कैप्टन माई कैप्टन भी पब्लिश हुई थी। बिकम द पार्ट ऑफ 1867 एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। और ये रीपब्लिश हुई ये पोएम कब? 1867 में लीव्स ऑफ ग्रास में ये फिर से पब्लिश हुई थी। एन एक्सपैंडिंग कलेक्शन ऑफ विटमैन्स पोएम। Abraham Lincoln, the 16th American president, was mortally wounded by John Wilkes Booth. John Wilkes Booth ने अब्राहम लिंकन को शूट कर दिया था एंड इन वॉशिंगटन डीसी थिएटर, इन वॉशिंगटन डीसी। तो फोर्ड थिएटर में ये जब मूवी देखने गए थे, प्ले देखने गए थे, तो वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर में विल्किस ने उन पे शूट कर दिया था ऑन द इवनिंग ऑफ April 4th 1865, 14th April 1865 को। Wilkes had shot him in the back of the head while Lincoln was in the presidential box watching the third act of the play। जब प्ले का कौन सा प्ले था वो? और अमेरिकन कजन, ये प्ले वहाँ पे परफॉर्म हो रहा था उस थिएटर में, और अमेरिकन कजन। तो इस प्ले का जब थर्ड एक्ट चल रहा था, उस एक्ट के दौरान विल्किस ने इन पे शूट कर दिया इनको। एंड लिंकन डाइड द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे इन अप्रैल 15th 1865 को उनकी डेथ हो गई आफ्टर लाइंग इन स्टेट एट द कैपिटल ऑन April 20। अब April 20 को फिर जब ये वहाँ से निकले वॉशिंगटन से अपने होम टाउन के लिए, इनको ये निकले और ट्रेन के थ्रू फिर इनको इनके होम टाउन पे पहुँचाया गया और ये April 20 को अपने होम टाउन पहुँच के बाय ट्रेन। हिज बॉडी वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन टू स्प्रिंगफील्ड, इनका होम टाउन था स्प्रिंगफील्ड। फिर ये पहुँचते हैं 20 अप्रैल को फॉर बरियल इन ओक रिज सिमेंट्री। तो यहाँ ये इनको कहाँ बरी किया जाता है? ओक रिज सिमेट्री में इनको बरी किया जाता है। और उससे पहले जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जब इनको लेकर आया जाता है तो वॉल्ट विटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन में वो इमेजेस दिखाए हैं जब उनको वहाँ से वॉशिंगटन से जब वो युद्ध जीत जाते हैं, और युद्ध जीतने के बाद जो अमेरिकन सिविल वॉर हो रहा था, वो वॉर जीतने के बाद जब ये वापस आते हैं तो उसकी इमेजरी को इन्होंने दिखाया कि किस तरह से विटमैन उनको उठाने की कोशिश करते, वो डेड पड़े हुए हैं और विटमैन उनको किस तरह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठो, देखो बेल बज रही है हमारी जीत के लिए, लोग हमारी जीत के स्वागत में लोग चारों तरफ खड़े हुए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सब तुम देखे बिना
तुम कैसे मर सकते हो, उठो। तो उनको उठाने की कोशिश करते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन में। इस पोएम में अब वो अपने होम टाउन पहुँच चुके हैं, स्प्रिंगफील्ड पहुँच चुके हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब उनकी कॉफिन को, उनकी डेड बॉडी को पूरे स्प्रिंगफील्ड में घुमाया जा रहा है, शव यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। तो उसका वर्णन, उसका डिपिक्शन इस पोएम में है, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूरयार्ड ब्लूम। तो ये लाइलैक जो है एक फ्लावर है जो कि नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिकन और यूरोप में ये फ्लावर पाया जाता है, पर्पल कलर का होता है। तो वो जो फ्लावर है वो स्प्रिंग के सीज़न में खिलता है। तो स्प्रिंग सीज़न से और स्प्रिंग सीज़न में खिलने वाले इस फ्लावर से कंपेयर किया है पोएट ने किसको, अब्राहम लिंकन को। मतलब उन्होंने सिंबलिज्म यूज़ किया है, वो आगे हम क्लियर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। द पोएम रिटन इन फ्री वर्स इन 206 लाइन, 206 लाइन्स है पोएम में। यूजेस मैनी ऑफ द लिटरेरी टेक्निक्स एसोसिएटेड विद द पैस्टोरल एलिजीज। और पैस्टोरल एलिजीज में जो जो टेक्निक्स यूज़ होनी चाहिए वो सारी टेक्निक्स इन्होंने इस वर्क में यूज़ की है। इट वॉज रिटन इन द समर ऑफ 1865 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड नेशनल मॉर्निंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को जब असैसिनेट कर दिया गया था तो उनको मौन करने के लिए, उनके डेथ को मौन करने के लिए ये पोएम उन्होंने लिखना शुरू की और फिर इसको 1865 में इन्होंने पब्लिश किया। नाइदर मेंशन लिंकन बाय नेम फॉर डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ एक बार भी इस पोएम में उन्होंने अब्राहम लिंकन का नाम मेंशन नहीं किया है, ना तो उस सर्कमस्टेंसेस को के बारे में डिस्कस किया है, ताकि ये पोएम यूनिवर्सल हो सके, क्योंकि नाम लिखने के बाद यूनिवर्सल नहीं रह जाती। तो इन्होंने नाम यूज़ नहीं किया है ताकि ये जो पोएम है वो यूनिवर्सली सभी रीडर अपने लिए अप्लाई कर सके। इंस्टेड विटमैन यूजेस अ सीरीज ऑफ रूरल एंड नेचुरल इमेजरी, चूँकि एक पैस्टोरल पोएम है, पैस्टोरल एलिजी है, तो यहाँ पे इन्होंने सीरीज ऑफ रूरल एंड नेचुरल इमेजरी को डिपिक्ट किया है इस वर्क में, इस पोएम में, इंक्लूडिंग द सिंबल ऑफ लाइलैक। तो यहाँ पे इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज़ किए हैं और वॉल्ट उनको अब्राहम लिंकन को कंपेयर किया है। तो सबसे पहले इन्होंने अब्राहम लिंकन को लाइलैक कहा है, लाइलैक फ्लावर जो स्प्रिंग सीजन में खिलता है। ड्रूपिंग स्टार वेनस, एक ड्रूपिंग वेस्टर्न स्टार, शुक्र जो ग्रह है उससे कंपेयर किया इन्होंने, सेकंड टाइम वेनस कहा है लिंकन को। एंड देन हर्मिट थ्रश, एक बर्ड है हर्मिट थ्रश जो सिंगिंग करता है, गाने गाता है। तो फिर लास्ट में इन्होंने हर्मिट थ्रश से कंपेयर किया है लिंकन को। तो इस तरह से इन्होंने 3 चीज़ों से कंपेयर किया है और सिंबलिज्म यूज़ किया है एंड एम्प्लॉयज द ट्रेडिशनल प्रोग्रेशन ऑफ द pastoral elegy in moving from grief toward acceptance and knowledge of death। तो ये जो पोएम है ये 16 सेक्शन में डिवाइडेड है, 16 सेक्शंस हैं एंड 3 साइकिल्स हैं। तो 3 साइकिल में इन्होंने क्या दिखाया जो एक एलिजी में होना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रीफ दिखाते हैं। पहली साइकिल में क्या होता है कि किसी की डेथ को मॉर्न करना, ग्रीफ करना, लेमेंट करना। फिर सेकंड सेक्शन में क्या होता है, जो उनके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं तो वो डिपिक्ट किया है कि क्या क्या थॉट्स अपने आप को कंसोल कर रहे हैं सेकंड साइकिल में। और थर्ड साइकिल में एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, कि हाँ डेथ क्या होती है, इनएविटेबल है, ये आना ही है, निश्चित है, डेथ शाश्वत है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। तो ये 3 साइकिल इन्होंने भी इस पोएम में डिपिक्ट की है और 16 सेक्शन में डिवाइडेड है पोएम। The poem also addressed the pity of war through imagery, vaguely referencing the American Civil War। तो referencing the American Civil War, तो जो American Civil War हुआ था 1861 से 1865 के बीच में, तो इन्होंने पिटी ऑफ वॉर को भी दिखाया कि वॉर क्या है, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है, विनाश लाता है, डेथ लाता है। तो यहाँ पे वॉर के भी इन्होंने डिपिक्ट किया है, डेथ को, वॉर को भी रेफरेंस किया है जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, विच एंडेड ओनली डेज बिफोर द असैसिनेशन, जो कि अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन के कुछ दिन पहले ही ये युद्ध ख़त्म हुआ था। पर युद्ध ये था कि दोनों जो थे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये युद्ध हो रहा था और दोनों एक हो गए थे और बन गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ने रिकनसाइल कर लिया और ये युद्ध जीत चुके थे, तो फिर तब से बना यूनाइटेड स्टेट। तो इस चीज़ की इनको खुशी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, यूनिटी को फॉलो करते थे और यूनिटी हो गई, लिंकन की डेथ से हुई पर यूनिटी हो गई। When lilacs last in the dooryard bloomed is composed of 3 separate yet simultaneous poems. One follows the progress of Lincoln's coffin,
जैसे मैंने बताया कि पहला जो है वो प्रोग्रेस दिखाएगा, कॉफिन को किस तरह से ले जाया जा रहा है, लिंकन की डेड बॉडी को पूरे स्प्रिंगफील्ड में घुमाया जा रहा है एंड किस तरह से उनका बरियल किया जा रहा है, तो ये देखेंगे। द सेकेंड स्टेज विद द पोएट एंड हिज spring of lilac meant to be laid on the coffin in tribute as ruminate on the dead morning। अब उनकी डेथ हो चुकी है, उनको बरी कर दिया गया है लिंकन को। उसके बाद सेकंड सेक्शन में, सेकंड साइकिल में पोएट की रूमिनेट्स को दिखा रहा है कि कैसे पोएट जो है बैठकर अब सोच रहे हैं और वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं लाइलैक को। लाइलैक और इवनिंग स्टार जो होता है वेनस और थ्रश बर्ड, उनको वो उनकी इमेज को सामने लाकर वो कंपेयर कर रहे हैं लिंकन से कि जब जब स्प्रिंग सीज़न आएगा, क्योंकि उनकी डेथ स्प्रिंग के सीज़न में हुई थी, तो जब जब ये लाइलैक फ्लावर खिलेगा हमेशा मुझे लिंकन की याद दिलाता रहेगा। मतलब लिंकन हमेशा हमारे बीच है, वो कहीं नहीं गए। मतलब यहाँ पे लिंकन की सोल की इमॉर्टैलिटी को दिखा रहा है कि लिंकन कभी नहीं मरेंगे, स्प्रिंग सीज़न के साथ वो हमेशा वापस आएंगे। वेनस जो है, स्टार जो है, वो रोज़ आता है रोज़ जाता है, तो इस तरह से वेनस से भी उन्होंने कंपेयर किया कि लिंकन जो है रोज़ आएंगे वेनस के रूप में, और जो उनकी जो वॉइस है वो थ्रश बर्ड के रूप में उनको हमेशा सुनाई देगी। तो इस तरह से उन्होंने लिंकन की इमॉर्टैलिटी को दिखाया। सेकंड सेक्शन में उनके बारे में सोचते हैं बैठ के, डेथ के बारे में और उनको मॉर्न करते हुए। द थर्ड यूजेस द सिंबल ऑफ द बर्ड एंड द स्टार टू डेवलप एन आइडिया ऑफ अ नेचर सिंपैथेटिक टू येट सेपरेट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। द प्रोग्रेशन ऑफ द कॉफिन इज फॉलोड बाय अ सैड आयरनी। और थर्ड सेक्शन में फिर इन्होंने एक्सेप्टेंस दिखाया है कि डेथ क्या है, एक्सेप्टेबल है, डेथ शाश्वत है, ये निश्चित है, इनएविटेबल है, ये आनी ही है, तो वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। द प्रोग्रेशन ऑफ कॉफिन, अब कॉफिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, इज़ फॉलोड बाय अ सैड आयरनी, तो सभी जो है बहुत दुखी हैं वहाँ के लोग। मॉर्नर्स ड्रेस्ड इन ब्लैक, क्रिश्चियन जो है वो ब्लैक ड्रेस पहनते हैं जब किसी की डेथ को मॉर्न करते हैं, तो दे आर ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड होल्डिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफरिंग्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर ऑफर करने के लिए, उनकी डेड बॉडी को फ्लावर ऑफर करने के लिए सभी एक लाइन से खड़े हुए हैं, उनके कॉफिन का इंतज़ार कर रहे हैं, सब अपने अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए, अंतिम दर्शन लेने के लिए। टर्न आउट इन द स्ट्रीट टू सी लिंकन्स कॉप्स पास बाय, तो जैसे जैसे उनकी कॉप्स जो है जिस जिस जगह से जाते जाती है, लोग आके उनको फ्लावर्स ऑफर करते हैं। द सिविल वॉर इज रेजिंग दो द मैनी ऑफ दीज पीपल हैव श्योरली लॉस्ट लव वंस ऑफ देयर ओन। तो जब सिविल वॉर चल रहा था तो बहुत से लोगों ने, जितने लोग यहाँ पे बाहर निकल के लिंकन को कमेमोरेट करने के लिए, लेमेंट करने के लिए खड़े, उन सब ने किसी ना किसी को वॉर में खोया होगा। किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपने ब्रदर को, किसी ने अपने सन को। तो ये सारे जो लिंकन की डेथ को डेथ पे लेमेंट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली अपने डियर्स, अपने सन, अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर की डेथ को लेमेंट कर रहे हैं। येट देयर लॉसेस आर सबसम्ड इन अ ग्रेटर नेशनल ट्रेजेडी। तो एक ग्रेटर नेशनल ट्रेजेडी, क्योंकि वॉर क्या है, एक नेशनल ट्रेजेडी होती है। वॉर किसको डिपिक्ट करता है, नेशनल ट्रेजेडी को यहाँ पे इन्होंने शो किया है। विच इन इट्स पब्लिकनेस, चूँकि एक पब्लिकनेस को दिखाया, इसलिए इन्होंने इस पोएम में विटमैन लिंकन का नाम नहीं लिया है, क्योंकि ये पोएम उन्होंने होल ह्यूमन बींग्स को, सभी के डेथ को लेमेंट करने के लिए इनडायरेक्टली लिखा है। इज सेट अप टू बी अ फार ग्रेटर लॉस दैन दैट ऑफ देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। तो ये लिंकन पे फ्लावर चढ़ा के, लिंकन को फूल अर्पित करके, वो अपना लेमेंट अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए शो करना चाहते हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड, ब्रदर या और किसी को युद्ध में खो दिया है। इन दिस वे द पोएम इम्प्लिसिट आस्क द क्वेश्चन, What is the worth of a man? Are some men worth more than others? तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या उठता है, What is the worth of a man? एक मैन का वर्थ क्या है? Are some men worth more than others? तो एक मैन जो है क्या वो दूसरे से अलग है? नहीं, तो सभी एक है। लिंकन की डेथ हुई, लिंकन को हम अगर कमेमोरेट करें, लिंकन पे अगर हम फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं, मतलब हम अपने बाकी लोगों पे भी चढ़ा रहे हैं जिनको हमने युद्ध में खो दिया है। द पोइट्स इवेंचुअल इनएबिलिटी टू मॉर्न एंड डिपिक्शन ऑफ एनोनिमस डेथ ऑन द बैटलफील्ड। तो बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में जितने भी एनोनिमस डेथ हुई, एनोनिमस मतलब अननोन डेथ, कितने लोग मारे गए होंगे जिनको पहचान भी नहीं पाया गया होगा, तो उन सब की डेथ को यहाँ पे लोग
लेमेंट कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, एंड दैट सजेस्टेड दैट समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ रॉन्ग है। तो ये हमने पोएम की बैकग्राउंड देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम की डिटेल्ड समरी देखेंगे कि किस तरह से उनकी डेड बॉडी को, उनकी कॉफिन को पूरे स्प्रिंगफील्ड में घुमाया जाता है और किस किस तरह के रूरल इमेजेस पोएट ने यूज़ किए हैं, ये हम नेक्स्ट पोएम में देखेंगे डिटेल समरी में। तो आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ में आया होगा। पोएम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पैस्टरल इमेजरीज इन्होंने पोएट ने यूज़ की है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली फ्री वर्ड्स का यूज़ करते हुए इन्होंने पोएम में डिपिक्ट किया है सारे रूरल इमेजेस को। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।